वेलकम लर्नर्स इन द क्लास ऑफ स्टबर्न्स। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D के बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलाव, चेंजेस, और ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज़ की ज्योमेट्री में चेंजेस आना। तो डेफिनेशन भी ऐसा ही होता है। डेफिनेशन: ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज the orientation, size and shape of the objects in the database as well as in the graphics image। तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है x y, इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लेके गए, डिस्प्लेस किया है P डैश, x डैश y डैश उसके कोऑर्डिनेट है। तो P को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में x y इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, P डैश को x डैश y डैश। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? P डैश इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट। तो न्यू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं वो। तो सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सिंपल, एक जगह से दूसरी जगह जाना। डेफिनेशन गोज द सेम। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जैसा कि मैंने कहा था, अगर यहाँ पे एक पॉइंट P1 ले, वो जा रहा है P1 डैश तक। P1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1, मतलब ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस y1 है, ये और ये। अब ये जा रहा है P1 डैश तक, मतलब ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूर जा रहा है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस इधर तक जा रहा है, जिसको हम लोग tx और ty से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P1 डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस t1, जो कि ये प्लस ये, और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y1 डैश y1 प्लस ty। अब इसी चीज़ को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। x1 y1 x डैश y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टी एक्स टी वाई, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आता है। तो इसको हम लोग, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है, ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है रोटेशन। रोटेशन भी सिंपल है, कोई भी चीज़ को घुमा देते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स द रोटेशन ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया है जिसको हमने रोटेट करके P1 डैश तक लेके गए हैं। P के कोऑर्डिनेट है x y, P डैश के हैं x डैश y डैश। तो हम लोग अब x और y का वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, P r डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो x निकालने के लिए हम लोग पहले y निकालते हैं। y निकालने के लिए हम लोग साइन फाई का यूज़ करेंगे। साइन फाई इज इक्वल टू वाई बाय आर। तो इस समय y की वैल्यू r साइन फाई मिलती है। ठीक उसी तरह से x निकालने के लिए हम लोग कॉस फाई का यूज़ करेंगे, x बाय r। तो इससे x इज इक्वल टू r कॉस फाई मिलता है। तो हमें ये और ये डिस्टेंस पता चल गई है। अब ये इसको हम लोग यहाँ से P पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाते वक्त इसने कुछ एंगल थीटा बनाया है P के रिस्पेक्ट में। तो ये और P ने फाई एंगल बनाया है x के रिस्पेक्ट में। तो P डैश ने टोटल एंगल कितना बनाया? फाई प्लस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालते हैं P डैश का। तो r कॉस फाई प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन से आ गया ये। अब हम लोग कॉस फाई प्लस थीटा को कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपैंड करते हैं। तो हमें ये फॉर्म में मिलता है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो r कॉस फाई कॉस थीटा माइनस r साइन फाई साइन थीटा मिलता है। अब हम लोग को पता है कि r कॉस फाई और r साइन फाई की वैल्यू है x और y, तो वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो हमको इस तरह से x डैश का वैल्यू मिल जाएगा। अब y डैश निकालते हैं।
वाई डैश के लिए भी सेम आर साइन फाइव प्लस थीटा की हेल्प लेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा आर साइन फाइव और आर कॉस फाइव का वैल्यू हमारे पास है जो कि है वाई और एक्स, तो वाई कॉस थीटा एक्स साइन थीटा। अब हम लोग इन दोनों एक्स डैश वाई डैश को का मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वो होता है इस तरह एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। अब हम लोग इसको और आगे देखें, सॉल्व करें तो एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स वाई। तो ये हमारा है ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है, सॉरी, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है आर, रोटेशन के लिए हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स वाई हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट का मैट्रिक्स है जो कि है पी। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। हमें कैलकुलेटर मिलता है तो हमें कैलकुलेटर में आना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको नहीं आता है या भूल गए हैं, रिवाइज करना है, तो मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं उसमें से। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्केलिंग मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बड़ा करना, छोटा, उसको स्केलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, स्केलिंग अल्टर्स द साइज ऑफ द एलिमेंट, इट इज़ यूज्ड टू एनकरेज एनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ द एलिमेंट, ये सब। तो स्केलिंग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम्स स्केल करते हैं, मतलब डिस्टेंस 2 का 4 करते हैं, ऐसा करते हैं। तो स्केलिंग फैक्टर होते हैं एस एक्स एस वाई। तो एस एक्स होता है स्केलिंग फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एस वाई होता है स्केलिंग फैक्टर इन वाई डायरेक्शन। अगर देखा जाए तो एक्स डैश तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एस एक्स, और वाई डैश के लिए वाई इंटू एस वाई। अगर एग्जाम्पल लेके देखा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है और स्केलिंग हो रहा है 2 का, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसी चीज़ को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एस एक्स 0 0 एस वाई एक्स और वाई, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है। ये स्केलिंग मैट्रिक्स, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और ये है ओल्ड कोऑर्डिनेट पी डैश इज इक्वल टू एस इंटू पी। हम लोग स्केलिंग को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्केलिंग में हम लोग एस एक्स एस वाई अगर 1 से कम है तो स्केलिंग स्मॉल हो रही है, मतलब ओरिजिनल साइज से छोटा कर रहे हैं हम लोग, और एस एक्स एस वाई 1 से ज़्यादा है, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल साइज से बड़ा कर रहे हैं, और एस एक्स इज इक्वल टू एस वाई है तो यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन हम सभी को पता है, मिरर करना। तो इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन मिरर इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस और लाइन इज प्रोड्यूस्ड, वही चीज़ जो मैंने बोली। तो अब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट पी लेते हैं, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से समझा होना चाहिए, उसके साइंस, जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, वाई कोऑर्डिनेट में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अभी हम लोग अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेंगे तो हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। रिफ्लेक्शन लेने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो वही एक्स एक्सिस की तरह ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बस एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट पी है एक्स वाई, पी डैश है माइनस एक्स वाई, क्योंकि
ये इधर जाएगा तो y तो पॉजिटिव है, x जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव माइनस कॉमा प्लस क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे -1 0 0 1 ये कॉलम x को रिप्रेजेंट करती है, ये y को रिप्रेजेंट करती है। अब रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन से रिफ्लेक्शन लेंगे तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए -1 0 0 -1 यह है x, यह है y। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन x = y। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक पॉइंट P लेते हैं उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो इधर आएगा, लेकिन होगा क्या, आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो P का x कोऑर्डिनेट P डैश का y कोऑर्डिनेट बन जाएगा, P का y कोऑर्डिनेट P डैश का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके बताया है। अगर हम लोग का P का है 2, 3 तो P डैश हो जाएगा 3, 2, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है x y। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन अबाउट y = -x, ऐसी लाइन बनती है। हम लोग पॉइंट P लेते हैं, उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो इधर आता है, तो उसी तरह से ये 0 -1 0 पहले की तरह x y से इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। अब आगे है शेयरिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम लोग कोई भी मोटी बुक लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं फ्लोर पे रख करके x डायरेक्शन में फ्लोर पे, तो वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है। ठीक है। तो वही तो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग का x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। x डायरेक्शन शेयरिंग में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट्स रिमेन सेम बट x कोऑर्डिनेट चेंजेस। कंसीडर अ पॉइंट P x y, आफ्टर शेयरिंग इट्स न्यू कोऑर्डिनेट विल बी P डैश x प्लस sh y into कॉमा y। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो x डैश y डैश = 1 sh y 0 1 x y। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा ही कुछ मिलता है, यही दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं P डैश = shx p इंटू p। तो हम लोग शेयरिंग मैट्रिक्स को shx फिर अगर x डायरेक्शन में कर रहे हैं तो x से, और y डायरेक्शन में कर रहे हैं तो sh y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह है हमारा y डायरेक्शन शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग वही बुक को दीवार पे चिपका करके प्रेस करेंगे ऊपर, तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इतना यहाँ से यहाँ तक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम बट y कोऑर्डिनेट चेंजेस। तो इसका न्यू कोऑर्डिनेट होगा P डैश = x y प्लस sh y इंटू x। यहाँ से यहाँ तक y है, ये है इतना sh y इंटू x। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है x डैश y डैश = 1 0 sh y 1 x y। तो ये इस तरह से होता है। अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। A homogeneous coordinate system is a abstract representation technique in which we represent 2D point P x y with a 3D element vector that is ph x h y h, h। तो यहाँ पे h क्या है, h is a homogeneous factor and can take any non-zero value। तो यहाँ पे अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो हम लोग यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एक होमोजीनियस फैक्टर लेते हैं जिसका कुछ खास रोल प्ले नहीं होता है, वो एक डमी कोऑर्डिनेट की तरह यूज़ होता है, मतलब उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यूज़ करना रहता है उसको, वो उससे यूज़ करने से इजीली सॉल्व होता है। तो ट्रांसलेशन के लिए कैसे होता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, x डैश y डैश 1 0 1 tx 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1 x y 1। तो ये है हमारा p डैश, ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स th, ट्रांसलेशन है जो कि यहाँ पर, और ये है हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स p।
तो यहाँ पर ये जो है 1 1 ये जो इतना पूरा है ये है डमी है ये, मतलब इसका कुछ वैल्यू नहीं है। इसका आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे 0 0 1 ही आएगा मैट्रिक्स सॉल्व करने पे। जो आंसर रहेगा वो आपका इतने में ही रहेगा। अब रोटेशन में क्या होता है वैसे ही 0 1 एक्स डैश वाई डैश 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 एक्स वाई 1। स्केलिंग में भी ठीक उसी तरह से हो जाता है, बस यहाँ पे एक 3x3 का मैट्रिक्स बन जाता है, ये इतना ऐड कर देते हैं। और हम लोग ऐसा इसको भी यहाँ पे भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है 3x3 है और ये 3x1 है, तो आपका ये और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए तो ही आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपने मैट्रिक्स की वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं उसमें। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश 1 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1 इंटू एक्स वाई 1। हम लोग का ओरिजिनल जब हम लोग होमोजीनियस नहीं रख रहे थे तो हमारा इतना ही कोऑर्डिनेट था, तो ये हम लोग होमोजीनियस की वजह से आया है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स के लिए बताया है, अगर हम लोग चाहें तो एक और ट्राई कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए कैसे होता है। अगर हम लोग यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लें तो ये हो जाएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। ये हो जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होमोजीनियस मैट्रिक्स, ठीक है। और शेयरिंग का भी ऐसे ही होता है, एस एच एक्स 1 एस एच एक्स 0 0 1 0 0 0 1। एस एच वाई का भी ऐसा ही, ओरिजिनली ये बस इतना ही होता था 2x2 में, ये भी इतना ही होता था, लेकिन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से ये इतना ऐड जा रहा है। तो इन सब में कुछ नहीं है, सब में बस ये वैल्यू चेंज हो रही है और इसी को चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ये बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हम लोग इसको 3x3 मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं। अब 2D इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इन्वर्स में कैसे होता है, अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो पीछे भी आएंगे। क्वेश्चन में हमारा ऐसे होता है, जैसे ये देखिए, अगर मैं ट्रांसलेशन में क्वेश्चन में यहाँ से इधर जा रहा हूँ और तो मुझे वापस इधर आना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो प्लस हो रहा है, यहाँ से यहाँ होगा तो माइनस करना पड़ेगा। और ट्रांसलेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार प्लस ही करेंगे, अगर आप यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे कहीं आपका P1 डैश बनता है, ठीक है, तो ये हर यहाँ y भी कम हो रहा है, x भी कम हो रहा है, तो आपका tx और ty की वैल्यू माइनस में आएगी, tx ty नेगेटिव होगा, ना कि यहाँ का प्लस का साइन, यहाँ का प्लस का साइन प्लस ही रहेगा, ठीक है। वो सॉल्व करते वक्त माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अल्टीमेटली प्लस ही कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, बाद में हम लोग जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको tx और ty की वैल्यू प्लस लेंगे, लेकिन अगर ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ गया तो प्लस जाएगा, फिर वापस आते वक्त tx की वैल्यू नेगेटिव आएगी यहाँ के लिए। तो बस यही है इन्वर्स में। इन्वर्स में क्या होता है, th इन्वर्स 1 0 माइनस tx 0 1 माइनस ty 0 0 1। तो p इज इक्वल टू क्या होता है, th इन्वर्स p डैश। ये हम लोग को कैसे मिलता है, तो हमको पता है p डैश इज इक्वल टू th इंटू p होता है। अब हम लोग इसको इस तरफ लेके चले जाएं यहाँ पर, तो ये -1 की साइन आ जाएगी ऊपर, जो कि ये है, बस इतनी सी बात है। ओके, फिर इन्वर्स रोटेशन। इन्वर्स रोटेशन कैसे काम करता है, अगर हम लोग के क्वेश्चन में दिया है, अगर आप एज्यूम करते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्वेश्चन में दिया आपको पहले एंटी क्लॉकवाइज जाना है फिर क्लॉकवाइज जाना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको बाद में क्लॉकवाइज जाना ही पड़ेगा ताकि आप ओरिजिनल स्टेट पे आ पाएँ। तो आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा पहले, फिर क्लॉकवाइज लेने के लिए पॉजिटिव लेंगे, या फिर अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है पॉजिटिव तो सेम क्वेश्चन के लिए एंटी क्लॉकवाइज में आप प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज जाते वक्त आप नेगेटिव लेंगे।
तो बस वही होता है। इन्वर्स में अगर आप इन्वर्स में जा रहे हैं तो आपको साइन चेंज हो जाती है, उससे आपका आंसर फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वर्स रोटेशन कैसे होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। अगर आप यहाँ पे पहले ही माइनस ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे प्लस ले रहे हैं तो हो जाएगा सही, अपने आप बैलेंस हो जाता है वो, उसकी चिंता मत करिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इन्वर्स रोटेशन में क्या होता है, कॉस माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा 0, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा और 0 0 1। तो इसको सॉल्व करने पे ये बनता है। फिर इन्वर्स स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। इन्वर्स स्केलिंग में क्या करेंगे, हम लोग उसी फैक्टर को उसी कोऑर्डिनेट को उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, नया कोऑर्डिनेट जो आएगा। तो हम लोग वापस ओरिजिनल स्टेट में चले जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 × 2 कर रहा हूँ, मुझे आया 4, अब मुझे यहाँ से वापस आना है 2 के लिए, तो 2 / 2 करना पड़ेगा। तो हम लोग 4 / 2 करेंगे तो हमें 2 वापस मिल जाएगा, बस यही सिंपल सी बात है। तो इन्वर्स स्केलिंग क्या होता है, एस इन्वर्स 1/s(x) 0 0 0 1/sy 0 0 0 1। इन्वर्स रिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, रिफ्लेक्शन का इन्वर्स भी लेंगे तो वही चीज़ होगा। तो इसलिए x कोऑर्डिनेट का रिस्पेक्ट में लेंगे इन्वर्स तो सेम mx आता है, my इन्वर्स लेंगे तो my ही आता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स लेंगे तो mo ही आता है। तो ऐसे ही जाता है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हैं, रोटेशन, ट्रांसलेशन, जितने भी 5 टाइप के मैंने बताया आपको, वो सब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वो कहीं भी कोऑर्डिनेट में दिया रहे तो हम उसको पहले पकड़ के ओरिजिन पे लाएंगे, फिर उसके ऊपर जितने भी ऑपरेशन है वो करेंगे, फिर उसको वापस ओरिजिन से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएंगे। इसलिए हम लोग इन्वर्स का यूज़ करते हैं। इन्वर्स का मेन पर्पस यही है। तो क्वेश्चन ये है कि अ ट्रायंगल PQR हैविंग वर्टाइसेस P 10 12 Q 14 13 R 12 16 is to be mirrored about the line having slope of 1.5 and y intercept of 8. Determine the geometric transformation matrix, the coordinate of triangle after transformation. तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एक ट्रायंगल है PQR, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसको एक लाइन के अबाउट मिरर करना है जिसका स्लोप है 1.5 और y इंटरसेप्ट है 8। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेट द लाइन एंड ट्रायंगल इन सच अ वे दैट द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, the y intercept of the line is 8, hence the translation distances are tx is equal to 0 and ty is equal to -8। ठीक है, हम लोग उस लाइन को ओरिजिन पे लेके आ रहे हैं, इसलिए -8 कर रहे हैं क्योंकि वो ओरिजिन से 8 यूनिट ऊपर है। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, 1 0 0 x tx 0 है तो इसलिए 0 0 1 -8 ty -8 है और ये 0 0 1। अब हम लोग को रोटेशन करना है, उसको x एक्सिस पे कोइंसाइड करना है। ओरिजिन तक तो हम यहाँ पे पहुँच गए, अब उसको x एक्सिस पे कोइंसाइड करना है। वी आर प्रोवाइडेड विद द स्लोप tan थीटा हमें दिया है जो कि है 1.5, तो इससे हम लोग थीटा निकाल लेते हैं 56.31। अब हम लोग थीटा को नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हूँ, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो नेगेटिव रहेगा। तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है थीटा की, तो हमारी ये मैट्रिक्स बनती है। अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। वहाँ पे बोला गया था वी हैव टू मेक अ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, तो यहाँ पे वही किया है हमने, mx लिया है। रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस क्या होता है, 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। x एक्सिस के रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो
एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑपरेशन हो गया। अब हमको उसको वापस अपने उसके ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग इन्वर्स रोटेशन और इन्वर्स ट्रांसलेशन करेंगे। इन्वर्स रोटेशन लेंगे तो अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था उसको, तो अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। एंटी क्लॉकवाइज मैंने नेगेटिव लिया था, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया था, तो अब क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लूँगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव डालने पे यही वैल्यू आती है। फिर अब मैंने रोटेट कर लिया, अब मुझे ओरिजिनल स्टेट में तो आ गया अब ये उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, तो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मैंने 8 यूनिट नीचे लाया था -8 करके, अब मुझे 8 यूनिट ऊपर जाना है तो +8 करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग की Tx की वैल्यू +8 रहेगी, Ty की वैल्यू +8 रहेगी। तो हम लोग का इन्वर्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 1 8 0 0 1। तो हमारा Ct क्या बनता है, Ct इज इक्वल टू, हम लोग इसको इस पैटर्न में जाएंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ट्रांसलेशन इन्वर्स इंटू रोटेशन इन्वर्स इंटू मिरर अबाउट एक्स एक्सिस इंटू रोटेशन इंटू ट्रांसलेशन। अगर आप इन सभी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, जितने भी मैट्रिक्स मैंने अभी ये सब हैं इनकी वैल्यूज़, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलती है। अब न्यू कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, P इंटू न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इंटू ओल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे Ct और P की वैल्यू है जो कि है हमारी ये है 10 12, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P इज इक्वल टू हमारा कैसे लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में, P को हम लोग कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में 10 12 और 1। वैसे ही Q को हम लोग कैसे लिखेंगे, Q कोऑर्डिनेट है कौन सा हमारा 14 और 13, तो 14 13 1, और R कोऑर्डिनेट रहेगा हमारा मैट्रिक्स उसकी 12 16 और 1। तो आप इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको P डैश मिलेगा, Q को Ct से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको Q डैश मिलेगा, उसी तरह से R को करेंगे तो R डैश मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए, अगर कन्फ्यूजन है तो रिवीजन हो जाए। और अगर आप मेरे साथ ऐसी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।